असंतोष से अनबन तक। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक नाव चला रहे हैं और आपके साथ नाव में दो लोग और बैठे हैं। उनमें से एक आपको राइट टर्न लेने को कह रहा है और दूसरा लेफ्ट टर्न लेने को कह रहा है। तो बताइए, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यही कुछ हाल शुरुआती दिनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी था। इसमें अलग अलग विचारधाराओं के नेता मौजूद थे। इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग दलों, उनके काम करने के तरीकों और इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुए बंटवारे को जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बाद शुरुआती कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर नर्म दल के नेताओं का बोलबाला था। इन्हें नर्म दल इनके काम करने के तरीकों के कारण कहा जाता था। इनके काम करने का तरीका प्रार्थना और पिटीशन का था। ये नेता प्रार्थना और पिटीशन के जरिए अपनी मांगों को ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखते थे। ब्रिटिशर्स अक्सर उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर देते थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत से लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी, जो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ पास हुई थी। 1892 में दादा भाई नारोजी, जो कि नर्म दल के एक नेता थे, वो पहले भारतीय बने जिन्होंने इंग्लैंड में इलेक्शन जीता और ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ये नर्म दल के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा फौज पर किए जाने वाले खर्च में कटौती, नमक पर लगाए जाने वाले टैक्स में कटौती, सिविल सर्विसेज परीक्षा में बदलाव, हाई रेवेन्यू डिमांड में कटौती जैसी दूसरी मांगें नरम दल के नेताओं ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी थीं, लेकिन सभी को ब्रिटिशर्स ने एक एक करके खारिज कर दिया था। इसी समय नर्मदल के नेताओं ने ब्रिटिशर्स द्वारा भारत पर आर्थिक दबाव को लेकर बहुत बात की। नर्मदल के नेता दादा भाई नारोजी ने पहली बार अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के बारे में बात की गई थी, जिसे उन्होंने नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इनके अलावा M G रानाडे, R C दत्ता जैसे नेताओं ने भी अपने अपने कामों के जरिए ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। इन्हीं नेताओं के काम से हमें पता चला कि ब्रिटिश नीतियां किस तरह भारत को लूट रही थीं और गरीबी और भुखमरी की तरफ धकेल रही थीं। नर्म दल के नेताओं की यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा वो बहुत से मामलों में नाकाम ही रहे थे। उनकी इसी नाकामयाबी को देखकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक ऐसा दल था जो नरम दल से बिल्कुल अलग सोच रखता था। इस दल को गरम दल कहा जाता है। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता थे। गरम दल की विचारधारा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में काफी पॉपुलर हुई। 1903 में जब उस समय के वायसरॉय कर्जन ने बंगाल पार्टीशन की बात की थी, तो इसके खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुए, जिनमें गरम दल के नेताओं ने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बंगाल के पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स का मकसद भारतवासियों में धार्मिक तनाव को बढ़ाना और राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकना था। बंगाल उस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक गढ़ बन गया था। साथ ही साथ ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक जीता जागता सबूत था। 1905 में जब आखिरकार बंगाल का पार्टीशन हुआ, तब इस पार्टीशन के खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसके चलते बहुत से ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया गया था। इसी समय बंगाल में बहुत सी स्वदेशी कंपनियों, शिक्षा संस्थानों और फैक्ट्रियों की स्थापना की गई थी। इनमें बंगाल केमिकल फैक्ट्री, बंगाल नेशनल कॉलेज और स्वदेशी समाज जैसी संस्थाएं मौजूद थीं। इन संस्थाओं और फैक्ट्रियों को चलाने और देखभाल का सारा दारो मदार भारतीयों पर ही था। इन संस्थाओं की स्थापना में गरम दल के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमर सोनार बांग्ला गीत लिखा था, जो आज के समय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। यह आंदोलन बहुत से आम लोगों का समर्थन नहीं जुटा पाया था। इस वजह से ये नाकामयाब हुआ। इसी स्वदेशी आंदोलन के समय नरम दल और गरम दल के नेताओं में काफी मतभेद होने लगे। एक तरफ जहां नरम दल के नेता चाहते थे कि यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, वहीं दूसरी ओर गरम दल के नेता इस आंदोलन को पूरे देश में बढ़ाना चाहते थे।
यही मतभेद 1907 तक आते आते इतने बढ़ गए कि उस साल हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में गरम दल इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गया। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में केवल नरम दल के नेता ही रह गए थे। इस वजह से नरम दल और गरम दल दोनों ही कमजोर पड़ने लग गए थे। गरम दल के काम को ब्रिटिश अपनी नीतियों से रोकते थे और उन्हें अरेस्ट कर लंबे समय तक जेल में डाल देते थे, और नरम दल की प्रार्थना पर तो वो ध्यान तक नहीं देते थे। इस तरह दोनों दलों को ब्रिटिश हुकूमत ने काफी समय तक दबाकर रखा। बंगाल का पार्टीशन जो 1905 में हुआ, उसे 1911 में वापस ले लिया गया। इसके पीछे कई कारण बताए गए। एक कारण तो ये था कि ब्रिटिशर्स भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाना चाहते थे। इसके चलते भारतवासियों को खुश करने के लिए बंगाल के पार्टीशन को वापस ले लिया गया था। इसी समय प्रिंस जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे और उनके स्वागत में दिल्ली दरबार भी ऑर्गेनाइज किया गया था। बंगाल के पार्टीशन को वापस लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये था कि ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल का मकसद पूरा हो गया था। ब्रिटिशर्स हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे और वो इसमें कामयाब हो गए थे। ब्रिटिशर्स की इसी कामयाबी का फल था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये वही पार्टी है जो आगे चलकर एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग करती है। मुस्लिम लीग 1906 में बंगाल के पार्टीशन के एक साल बाद ढाका में बनी थी। इसके बनने के पीछे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिनुल मुल्क का बहुत बड़ा हाथ था। इस पार्टी ने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग बहुत आसानी से मान भी ली थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि इलेक्शन में मुस्लिम्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी और मुस्लिम नेताओं को वोट डालने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम जनता को ही होगा। इसके चलते मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच काफी मतभेद होने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की कमी पहले से ही थी और मुस्लिम लीग के बनने के बाद तो ये संख्या और भी गिरना शुरू हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिश्तों में कुछ समय के लिए सुधार आया। 1917 में जब लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, इस सेशन में दोनों पार्टी साथ आईं और दोनों ने आज़ादी की लड़ाई साथ लड़ने का फैसला लिया। साथ ही साथ इसी सेशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक साथ आकर काम करने लगे। ये वो समय था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने में कमजोर थीं। इसलिए इस समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़नी शुरू हो गई थीं। अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, गदर पार्टी जैसे संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। इनके काम करने के तरीकों में हिंसक गतिविधियां जैसे डकैती, बम और बंदूकों का इस्तेमाल शामिल था। इन संस्थाओं के अलावा कुछ ट्राइबल इलाकों में भी हिंसक गतिविधियां बढ़ रही थीं। इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए 1919 में ब्रिटिश रॉलेट एक्ट लेकर आया गया, जिसके बाद गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आम जनता सभी को साथ लाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे गांधी जी को मुस्लिम लीग और आम जनता का समर्थन मिला, ये आंदोलन क्यों नाकामयाब हुआ और क्यों कहा जाता है कि ये आंदोलन भारत को काफी पहले आज़ादी दिला देता, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। साथ ही साथ हम गांधी जी की सोच और उनके द्वारा भारत की आज़ादी की लड़ाई में दिए गए योगदान की भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।